हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर एंड एजुसेयर। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और आज मैं ये थर्ड पार्ट लेकर के आई हूँ उसके आगे का डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आप लोगों को इससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी नोट्स आप सामने देख रहे हैं इनको मैं खुद हैंड रिटन में बनाती हूँ। पहले पूरा शॉर्ट में करती हूँ, जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है उनको पहले मार्कआउट करके और पूरा रिटन करके डायग्राम भी अपने हाथ से बना के तब आपके सामने लेकर के आती हूँ। तो ज़रूर आप एक बार इसको अच्छे से देखें और आप अप्लाई करें, चाहें तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद हमारा जो पार्ट था इंटेस्टाइन, उसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी थी कि इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके पहले हमने स्टमक पढ़ लिया था, स्टमक से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइन इज ए ट्रैक फ्रॉम स्टमक, यानी कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन स्टमक से लेकर के एनस तक का ये ट्रैक होता है। ये डायग्राम है मेरे पास में, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है ये डायग्राम। और इसमें आप देख सकते हैं ये स्टमक, आपको यदि याद आए, आपने मैंने पिछले वीडियो में देखा हो तो ये स्टमक है ये, और स्टमक के बाद से ही ये यहीं से स्टार्ट होता है ये ट्रैक पूरा। ये पूरा स्टमक से लेकर के और ये एनस तक रहता है। ये नीचे बना हुआ है एनस, यहाँ आप लोग देख सकते हैं एनस। तो ये पूरा ट्रैक जो है स्टमक से लेके एनस तक, ये एक ट्रैक है इंटेस्टाइन का। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 8 मीटर होती है पूरी। ये 8 मीटर लंबी होती है। इट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत जो है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये डियोडिनम, नेक्स्ट जिजुनम और ये इलियम। ये डायग्राम में भी हम देखेंगे कि कहाँ पे है। ये डायग्राम में आप देखें, ये मैंने जिजुनम जो लिखा हुआ है रेड कलर से, यहाँ पिंक कलर से ये बनाया हुआ भी है। इतना पार्ट होता है ये जिजुनम। और डियोडिनम पार्ट जो है ये ऊपर दिखाई दे रहा है डियोडिनम। ये आपका ये बैंड है लेफ्ट साइड इन सी शेप, ये सी शेप में है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये आपके स्टमक का जो लास्ट पार्ट था पाइलोरस, इस पाइलोरस के यहाँ से ये बैंड होता है और बैंड होते हुए सी शेप में आकर के ये नीचे आया हुआ है। तो इतना पार्ट जो है सी शेप है, ये पूरा है आपका डियोडिनम। और फिर उसके नीचे नेक्स्ट है जिजुनम पिंक कलर शेप में। उसके बाद जस्ट है इलियम, ये यहाँ तक। इतने ये 3 पार्ट जो हैं आपके, ये कहलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। और जो डियोडिनम वाला पार्ट है, यहाँ पे एक चीज़ और पाई जाती है। डियोडिनम जो आप ये पूरा देख रहे हैं, इसके बीचों बीच में ये पेनक्रियाज स्ट्रक्चर होता है। पेनक्रियाज दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पत्ती के आकृति का है। ये कहाँ होता है? डियोडिनम की दोनों आर्म के बीच में पेनक्रियाज। और मैंने यहाँ पे उसके बाद ये जो डायग्राम फ्लोरल बनाया हुआ है कि डियोडिनम, जिजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। अब इनकी शेप के बाद जो इनकी लंबाई वगैरह होती है वो देख लेते हैं। तो आप डियोडिनम को देख सकते हैं, ये सेमी कॉइल्ड है, पूरी तरीके से कॉइल्ड नहीं है। लेकिन उसके बाद जो जियोजिनम और इलियम का पार्ट है वो कॉइल्ड है। जो जिजुनम होता है वो है 2.6 मीटर, इसकी जो लेंथ होती है 2.6 मीटर होती है। जो इलियम है उसकी होती है 3.6 मीटर। ये इतनी इनकी लेंथ होती है। उसके बाद आगे देखें, हमने पेनक्रियाज की भी बात कर ली। और इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम इनकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। यानी कि डायग्राम में ये देखने में हमको ये पाइप जैसी, नली जैसी जो दिख रही है, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमें देखना है। तो जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें इसकी जो ये वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन वॉल होती है। और इस पर जो है म्यूकस की जो लेयर होती है इसके अंदर, वो म्यूकस लेयर बहुत कम डेवलप होती है। यानी म्यूकस, जिससे म्यूकस निकलता रहता है, जो चिकना बनाता है भोजन को, वो लेयर बहुत वेल डेवलप नहीं होती, बहुत कम डेवलप होती है। यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी इंटेस्टाइन का ये शेप आपको इंटेस्टाइन में देखा है तो आपको याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा तो आप ऊपर देख सकते हैं। इस टाइप का ये बंद नली का आकृति का ये जो शेप था, इस शेप को आप ये मान लीजिए हमने कैंची से कट कर दिया। जब इसको कट करा तो ये देखिए अंदर से हमको ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है इसमें?
एक तो इसमें ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, ये म्यूकोसा की लेयर है। और ये मैंने यहाँ पे फोल्ड्स टाइप जो स्ट्रक्चर बनाया है ये होते हैं इसके सर्कुलर फोल्ड्स। नेक्स्ट है जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा पर मैं इसको हटा दूं तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं, यानी कि उभार टाइप के बने हुए हैं फिंगर लाइक। इनकी जो संख्या होती है वो 40 to 50 लाख होती है, यानी 40 से लेकर के 50 लाख तक ये उभार यहाँ पे पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनका दूसरा नाम भी है, क्या कहते हैं इनको, विलाई। विलाई आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, विलाई। तो ये वही विलाई है। अब ये विलाई जो है अनुमान में प्रति वर्ग मिलीमीटर में जो एरिया कवर करते हैं वो 20 से 40 तक करते हैं, इतना एरिया ये कवर करते हैं, एक अंदाज़न है। इसके कारण होता क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके कारण जो ये इंटेस्टाइन है स्मॉल वाली, उसकी जो लेयर है वो बहुत मखमली सी दिखाई देती है। तो ये आपकी हो गई विलाई के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो विलाई है, इन विलाई में मैंने एक डायग्राम आपको जो इसके पहले का वीडियो बनाया था उसमें दिया था इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, उस डायग्राम में आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को देखेंगे, बिल्कुल नीचे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनी हुई थी। एक्चुअली होता क्या है, ये जो विलाई है इनको हिंदी में कहते हैं रसांकुर। इन विलाई में जो बीच बीच में ये फोल्ड्स पाए जाते हैं, तो इन फोल्ड्स में भीतर की ओर माने अंदर की ओर धसी हुई इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का एक दूसरा नाम भी है लीबर कुहन की दीवारें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये बताया है, फंक्शन ऑफ सर्कुलर फोल्ड इज मेक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि जो ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं इनका क्या काम है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, लीबर कुहन की दीवारें या दरारें, या इनका इंग्लिश में नाम जो है वो है क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन। ये क्या करती हैं, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के जो क्लोज वाला एरिया होता है, जो क्लोज छोर जिसको कहते हैं किनारा होता है, वहाँ पर एपिथेलियल सेल होती हैं। वो एपिथेलियल सेल क्या कहलाती हैं, वो करती क्या है एपिथेलियल सेल, वो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होकर के स्टेम सेल बनाती। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके पहले मैं विलाई का एक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वास्तव में विलाई होते कैसे हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बताया। अब आप देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर बहुत छोटे से दिख रहे थे, अब एक एक को अच्छे से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है डायग्राम में। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इसको करती हूँ मैं, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर से ऐसे दिखाई देते हैं, जिनको कि आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इनके अंदर ये जो जाल दिखाई दे रहा है ये ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी की जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड तो पहुँचता ही है, ब्लड पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता होता ही है। तो ये कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज का नेटवर्क इनमें इस तरीके से छाया हुआ रहता है, ये दिखाई दे रहा है इस टाइप से। तो ये हो गया आपका विलाई का डायग्राम। उसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे स्टेम सेल की, अब उनको हमें समझना है कि सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये विलाई में पाई जाती है कौन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन बनाता है, ये सर्कुलर फोल्ड्स बनाते, कहाँ के, आपके विलाई के, विलाई यानी रसांकुर। तो विलाई के जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाते हैं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की जो एपिथेलियल सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल किसी भी स्किन की, हमारे बॉडी पार्ट के किसी भी स्किन की सबसे आउटर लेयर की सेल होती हैं, सबसे आउटर सरफेस की सेल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल क्या करती हैं, माइटोसिस डिवीज़न करती हैं। इनमें सेल में आप जानते हैं डिवीज़न होता है, डिवीज़न से ही वो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती हैं। तो ये एपिथेलियल सेल जो हैं इनमें डिवाइडेशन होता है, किसके द्वारा, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और फिर ये स्टेम सेल में चेंज हो जाती। एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, ये डायग्राम कहीं बुक में नहीं है, कहीं किताब में नहीं है, मैं बस इनको ये समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है, किसी भी चीज़ को आप घिसते हैं
किसी भी चीज़ को घिसते हैं तो उसकी ऊपरी परत हटती जाती है और अंदर की परत ऊपर आती जाती है, अंदर की जो लेयर इनर लेयर होती है वो आउटर सरफेस पे आती जाती है। सेम इसी तरीके से ये एपिथेलियल सेल जो हैं ये ऊपर वाली होती हैं और इनमें सब में सारी सेल्स में होता रहता है डिवीज़न। इन सारी सेल्स में जब डिवीज़न होता रहता है, माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा ये डिवाइड होती रहती हैं, तो जो पुरानी सेल्स हो जाती हैं, ओल्ड सेल हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह कौन सी सेल ले लेती हैं? नई सेल उनकी जगह लेती जाती हैं, वो ऊपरी स्किन पे आ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो ये स्टेम सेल के बारे में हो गया। मैंने लिखा भी है स्टेम सेल डिवाइडेड कंटिन्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती हैं एंड टेक प्लेस ऑफ देयर न्यू जनरेटिंग सेल, और नई जनरेटिंग सेल उनकी जगह ले लेती हैं। दिस डिवाइडिंग सेल आर प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ एपिथेलियल सेल। ये जो डिवाइडिंग सेल होती हैं क्या कहलाती हैं? वो कहाँ से होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? एपिथेलियल सेल से निकलती हैं, यानी एपिथेलियल सेल्स ही होती हैं जो डिवाइड होती रहती हैं और स्टेम सेल्स बनाती हैं। अब ये स्टेम सेल्स कई प्रकार की होती है। कितने? 4 प्रकार की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। कौन कौन सी? इंटीरो एंडोक्राइन सेल, नेक्स्ट है जाइमोजेनिक सेल, इसको पैनिथ सेल भी कहते हैं, नेक्स्ट है गोबलेट सेल, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव सेल या इंटेरोसाइट सेल। इनके हिंदी के नाम तो थोड़े कठिन कठिन से हैं, इसलिए मैंने हिंदी के नाम इनके, आप भी मत पढ़िए, मैंने भी नहीं कोशिश की बताने की, आप इनको इंग्लिश में ही याद करिए। फर्स्ट है जाइमोजेनिक सेल या पैनिथ सेल, सेकंड है एंटेरो एंडोक्राइन सेल, नेक्स्ट है गोबलेट सेल, स्पेलिंग में थोड़ा सा ओ बाद में आ गया, ओ पहले आएगा, GOLBLET, गोबलेट सेल। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव सेल या एंटेरोसाइट सेल। अब इन सेल्स का क्या रोल है, क्या काम है, ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। जो जाइमोजेनिक सेल हैं, ये वाली सेल, इनका क्या काम है? इनका काम है लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन करना, यानी ये क्या करती हैं? लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट करती हैं। अब लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम हमारी लार में भी पाया जाता है, तो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट इंटीरो एंडोक्राइन सेल। इंटीरो एंडोक्राइन सेल का काम क्या होता है? हमने कल भी पढ़ा था, गैस्ट्रिक हार्मोन बनाती हैं, तो ये हार्मोन्स बनाती हैं, इनका काम है हार्मोन्स बनाना। और इनकी जो रिएक्शन चलती रहती है, इनकी जो प्रोसेस होती है, इनके द्वारा जो मूवमेंट होती रहती है, उस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, क्रमाकुंचन भी कहते हैं, पेरिसिस्टल भी कहते हैं उसको। वो जो है एपिथेलियल सेल के सिक्रीशन को रोकती रहती है। इनकी मूवमेंट, एंटेरो एंडोक्राइन सेल की मूवमेंट, पेरिसिस्टल की जो मूवमेंट होती है एंटेरो एंडोक्राइन की, उसके द्वारा एपिथेलियल सेल की सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होना, सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो वही लिमिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट थर्ड है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का काम है म्यूकस का सिक्रीशन करना, ये म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं। और नेक्स्ट है आपकी एब्जॉर्प्टिव सेल या एंटेरोसाइड या अवशोषी सेल भी इनको कहते हैं। ये पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करने के बाद जो दूसरा काम है इनका, वो ये है कि जो डाइजेस्टिव पोषक पदार्थ होते हैं, यानी डाइजेस्टिव जो फूड होता है, उसमें जो बचे हुए और भी न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं। यानी ये जहाँ पे बचा हुआ फूड होता है उसी जगह पे ये पाई जाती हैं। और इनमें एक और चीज़, जो माइक्रोविलाई होते हैं, जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं, वो भी इनमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन माइक्रोविलाई की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, 2 करोड़ तक इनकी संख्या होती है। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं और विलाई हैं, इनकी ये जो चारों सेल हमने पढ़ी हैं, इन सेल के द्वारा जो सिक्रीशन होता है उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, तो इसीलिए इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। स्टेम सेल को आप एक बार और देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई थी जाइमोजेनिक सेल, इनका काम होता है
लाइसोसोम यानी लाइसोजाइम, लाइसोसोम से आप याद रख सकते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं ये। एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो होती हैं वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद ग्लोबुलेट सेल जो होती हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन यानी नेक्स्ट वाली म्यूकस सिक्रेट करती हैं। और उसके बाद की जो होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। इस प्रकार से ये सेल का ये काम होता है। नेक्स्ट इसके आगे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इनके काम भी लिखे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। जाइवोजेनिक सिक्रेशन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, एंटेरो एंडोक्राइन सेल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, गोबलेट सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट एब्जॉर्प्टिव सेल सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड यहाँ क्या माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या मैंने बताई आपको 2 करोड़ तक होती है। और जो ये विलाई होते हैं, विलाई की संख्या मैं आपको बताई थी कि 40 to 50 लाख हो सकती है। अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में भी बताया है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती हैं और जो विलाई होते हैं ये मिलकर के इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात और क्या है, इसी एरिया में ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसी एरिया में डिओडिनम की हम बात करें, डिओडिनम जो एरिया होता है, मैंने डायग्राम में आपको डिओडिनम दिखाया है, जो कि सी शेप में आया है, सेमी कॉइल्ड है। पाइलोरस स्टमक से इसकी ओपनिंग होती है और नीचे तक आता है सी शेप बनाते हुए। वहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं इनकी जो डक्ट होती है, महीन टाइप की डक्ट होती है, वो लिवर कुहन की जो क्रिप्ट्स है उसी में ओपन होती है। और ये क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। जो ब्रूनर ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, इनका नाम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, लिवर कुहन क्रिप्ट्स में होती है। देयर इज आल्सो प्रेजेंट लिम्फ ग्लैंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। लिम्फ ग्लैंड का काम क्या होता है, ये लिम्फोसाइट ब्लड कार्पसेल्स बनाती हैं। लिम्फोसाइट क्या है, आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है ना, वाइट ब्लड कार्पसेल्स लिम्फोसाइट। तो लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट ब्लड कार्पसेल्स, यानी इनसे ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, लिम्फोसाइट का जो मेन वर्क होता है, मेन काम होता है, वो क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे चारों जो सेल्स थी विलाई की, उसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाया, एक फिंगर लाइक पूरा विलाई बनाया है। और उस विलाई में ये आपको सेल दिखाएंगे। ये देखिए ऊपर के साइड में यहाँ ये एब्जॉर्प्टिव सेल पाई जाती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन करती हैं पचे हुए भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये ग्लोबुलेट सेल होती हैं, ग्लोबुलेट सेल यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये ग्लोबुलेट सेल बताया था कि मैंने कि ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ये इस एरिया में यहाँ पे एंटेरो एंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। ये बीच में यहाँ देखिए ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। उसके बाद इस एरिया में यहाँ ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं। और यहीं पर ये क्या होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ही स्टेम सेल्स होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल सेल के डिवाइडेशन से बनती हैं। यहाँ पे इस एरिया में ये पैनिथ सेल होती हैं, पैनिथ सेल यानी जाइमोजेनिक सेल होती हैं। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड इतनी चीज़ें थी। अब जो बचा है वो है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या क्या है, पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेशन करती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन भी करती है यहाँ पे। इट्स टू लार्ज बट देयर इनर सरफेस इज 600 फोल्ड लार्ज, यानी यहाँ पे ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो इनर सरफेस होती है उस पर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, लगभग 600 फोल्ड्स पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों, मतलब जो इसकी लेयर होती है इनर सरफेस ये बड़ी होती है, लेकिन जो इनर सरफेस होती है, इनर सरफेस पर विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब जो पाए जाते हैं, उनकी वजह से इसकी जो अवशोषण की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब 600 गुना, लगभग 600 गुना बढ़ जाती है इसके अवशोषण की लेयर। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़
पहले बताई थी काइम के बारे में कि जो लुगदी बन जाती है, जो काइम जिसको हम कहते हैं, जो लार वगैरह से सब में मिक्स होकर के जब खाना चब जाता है अच्छी तरीके से, वो लुगदी जैसी पतली पतली बन जाती है। जैसे कि आपने कभी किसी को पतली दलिया बना के दी हो या आपने खुद खाई हो, उस टाइप की जब बन जाती है वो कहाँ पहुँचती है? रीच इनटू स्टमक। ये स्टमक में पहुंचती है। स्टमक के बाद डिओडिनम में आती है। स्टमक के बाद डिओडिनम जो सी शेप है, आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस इसमें मिक्स हो जाता है, और डाइजेस्टिव जूस मिक्स होकर के फिर आगे इसकी प्रोसेस चलती है। पीएच ऑफ काइम डिपेंड्स ऑन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। मैंने एक चीज़ जो आपको यहाँ नोट करके लिखी है कि जो काइम है, जो बना हुआ लुगदी है, जो पतली पतली, उसका जो पीएच होता है वो एमिनो एसिड और प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि हाउ मच इट इज़ प्रेजेंट इन फूड। कितना प्रोटीन फूड में प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है काइम का पीएच। होल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूरा डाइजेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। देयर इज प्रेजेंट 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे 3 डाइजेस्टिव जूस भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। इतना ये पूरा मैंने आपको आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी सारी बताने का प्रयास किया है, अच्छे समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से देख समझ सकते हैं। और इसके आगे का पढ़ने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।